हम आ गए हैं अपनी अगली क्लास में वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और एनसीईआरटी के अतिरिक्त अभ्यास। एनसीईआरटी के अतिरिक्त अभ्यास बहुत कम लोग करते हैं, ये बात सच है। तो एनसीईआरटी के अतिरिक्त अभ्यास हम तभी कर पाएंगे जब हमने पूरी तरह चैप्टर को अच्छे से पढ़ रखा हो। ये बात सीधी है, इसमें कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी का अतिरिक्त अभ्यास आप देखेंगे तो आपको बोर कर देगा। ठीक, आप बोर हो जाएंगे एनसीईआरटी के अतिरिक्त अभ्यास में। कारण है उसका ये कि ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन भी बड़ा होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ज़्यादातर क्या होता है कि एनसीईआरटी का अतिरिक्त अभ्यास छोड़ दिया जाता है। एनसीईआरटी का अतिरिक्त अभ्यास देखिए, टीचर तो करवाएंगे ही नहीं, आपको करना तो आपको खुद ही पड़ेगा। टीचर तो कहीं कोई करवाता ही नहीं है। ऑल इंडिया लेवल पे मैं बता रहा हूँ, किसी भी स्कूल में, कहीं भी हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कोई कोचिंग सेंटर, कहीं भी इसको कोई नहीं करवाएगा। ठीक, अपने दम पे आप करें तो करें। और इसको करने से फ़ायदा यह है कि जेई और नीट के एग्ज़ाम आपके एक झटके में निकल जाएंगे। कुछ भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा, फटाफट काम हो जाएगा आपका। चलिए शुरू करते हैं। हम प्रश्न नंबर 12 तक कर चुके हैं, 13 नंबर पे हम आ गए हैं। 6-13 ये है नंबर। देखिए, ये सवाल का नंबर है, अभ्यास का नंबर है। एक शक्तिशाली लाउडस्पीकर के चुंबक के ध्रुवों के बीच चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण का मापन किया जाना है। इस हेतु एक छोटी चपटी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की अन्वेषी कुंडली का प्रयोग किया गया। इस कुंडली में पास पास लपेटे 25 फेरे हैं तथा इसे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया और तब इसे द्रुत गति से बाहर निकाल दिया गया, और या फिर इसके बदले में इसे 90 अंश के कोण पर घुमा दिया गया, जिससे कि 7.5 मिली कूलम का आवेश प्रवाह हुआ कुंडली में। कुंडली तथा धारामापी का संयुक्त प्रतिरोध जो है वो 0.5 ओम है। जो प्रतिरोध है कुंडली और धारामापी का वो 0.5 है। चुंबक की क्षेत्र तीव्रता का आकलन कीजिए। तो सवाल को पहले समझें कि सवाल में कहना क्या चाहते हैं, कि सवाल ये किस तरह का। देखिए, अगर हम बात करें शक्तिशाली चुंबक स्पीकर का चुंबक किस तरह का होता है, देखिए मैं बताता हूँ थोड़ा सा आपको। स्पीकर का चुंबक बना के दिखा देता हूँ थोड़ा सा। स्पीकर का चुंबक आपने कभी देखे भी होंगे, स्पीकर के पीछे लगे हुए चुंबक होते हैं इस तरह के। ये मान लीजिए स्पीकर है और इसमें चुंबक जो होता है कुछ इस तरीके से होता है। एक यहाँ पे ये वाला और एक इधर जो है ये वाला, इस तरीके के चुंबक होते हैं। अब मान लीजिए ये चुंबक का उत्तरी, ये दक्षिणी, और ये इस चुंबक का दक्षिणी और ये उत्तरी ध्रुव है। और चुंबक के क्षेत्र की रेखाएं इसमें यूँ घूमती हैं। आप समझ रहे होंगे कि बाहर ये जो जगह खाली है इसमें इस तरफ को, और यहाँ अगर देखें पूरे में तो इस तरफ को। और चुंबक के क्षेत्र की रेखाएं सतत हैं, ये बीच में टूटती नहीं हैं। इस तरीके से चुंबक के क्षेत्र की रेखाएं घूमती हैं। तो यहाँ पर एक कुंडली रखकर और कुंडली से एक गैल्वेनोमीटर को जोड़कर, ऐसे कुंडली से किसको जोड़ा गया, एक गैल्वेनोमीटर को जोड़कर इसमें धारा का मान, प्रेरित धारा का मान निकाला गया, या प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाला गया, या इसमें कितना आवेश प्रवाहित होगा, ये सब चीज़ें इसमें निकाली गई। तो मान दिया है प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण प्रवाहित आवेश, ये Q, और इसका मान देखो कितना दिया है, कुछ मिली कूलम में है। ये 7.5 मिली कूलम, 7.5 मिली कूलम ये है। और कुंडली और धारामापी गैल्वेनोमीटर, कुंडली और धारामापी का जो संयुक्त प्रतिरोध है, पूरा का पूरा प्रतिरोध है, वो कितना बता रहे हैं, वो बता रहे हैं आधा ओम, 0.5 ओम, ऐसे। तो कुंडली पहले इस चुंबक के क्षेत्र में थी, बाहर निकाल ली। ठीक, बाहर निकालने में कुछ समय लगेगा,
कुंडली में जो फ्लक्स है, पहला जो फ्लक्स है वो हम देख लेंगे कितना है। बाद में चूंकि कुंडली इसमें से बाहर निकाल ली तो फ्लक्स शून्य हो जाएगा। तो फ्लक्स परिवर्तन क्या होगा, अंतिम फ्लक्स क्या है, शून्य है, कुंडली को इसमें से बाहर निकाल दिया। या इसका दूसरा तरीका भी होता है कि कुंडली को 90 डिग्री के कोण पे घुमा दिया तो इसमें प्रवाहित होने वाला फ्लक्स शून्य हो जाएगा। ठीक, कुल मिला के फ्लक्स परिवर्तन वही हुआ जो इसमें फ्लक्स है, क्योंकि बाद में फ्लक्स इसमें शून्य है। तो क्या करते हैं, कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन ये निकाल लेते हैं। कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन, इसे हम कहते हैं डेल्टा फाई। ये बाद में 0 है, पहले इसका मान है फाई 1, यानी पहले फ्लक्स है क्योंकि कुंडली में से चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं पास हो रही हैं, अधिकतम फ्लक्स इसमें पास हो रहा है। ठीक, अभी जो फाई 1 है ये फ्लक्स परिवर्तन देके सीधा हो गया, यह आ गया माइनस फाई 1, माइनस फाई 1 है ना। अब कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसे ऐसे लिख देते हैं, इसका निशान होता है, इसे एप्सिलॉन या ई आप कह सकते हैं, माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ये डेल्टा टी क्या है, वह समय अंतराल है जिसमें यह फ्लक्स परिवर्तन हुआ, यानी कुंडली को बाहर निकालने में थोड़ा सा जो समय लगा ये वही समय है। तो ये कितना हो गया, देखो यहाँ से मान रख देते हैं, ये हो गया फाई 1 बटे डेल्टा टी, ये आ गया। कुंडली के परिपथ में प्रवाहित धारा, अब क्या लेते हैं, कुंडली के परिपथ में एक एक चीज को निकालते जा रहे हैं, प्रवाहित धारा, ये है वो धारा जो प्रेरित होगी, प्रेरित धारा कुंडली के परिपथ में, गैल्वेनोमीटर या धारामापी के परिपथ में प्रवाहित धारा, ये हो जाएगी फाई 1 आर डेल्टा टी। क्यों, क्योंकि ये जो चीज़ होती है, देखो ये क्या, ये विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल को प्रतिरोध से भाग कर दिया तो क्या बन गई, कुंडली के परिपथ में प्रवाहित धारा। अब कुंडली के परिपथ में प्रवाहित आवेश, क्योंकि धारा प्रवाहित हुई है तो प्रवाहित आवेश भी होगा। कितना आवेश हो जाएगा बताओ बच्चों, ये हो जाएगा Q, ये होता है I डेल्टा टी। आप जानते हैं आवेश जो होता है धारा गुना समय अंतराल होता है, तो यहाँ से इस समय अंतराल को अगर देखें लाके तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी फाई बाई आर, फाई 1 बाई आर, ये हो गया प्रवाहित आवेश। अब ये प्रवाहित आवेश का मान है हमारे पास और ये प्रतिरोध का मान है हमारे पास, और फ्लक्स की जानकारी के लिए हमारे पास सूत्र है, फ्लक्स की जानकारी के लिए हमारे पास सूत्र है। फ्लक्स क्या होता है हम जानते हैं, ये जो फ्लक्स है कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन या फाई 1, इसका मान निकालते हैं, ये होता है NBA। हम जानते हैं कि एक प्रणाली का हो, चाहे वृत्ताकार कुंडली हो, चाहे वर्गाकार कुंडली हो, चाहे कुछ भी इस तरह का हो, जो फ्लक्स होता है वो NB होता है, ये अधिकतम मान होता है फ्लक्स का, यानी जब फ्लक्स कुंडली के तल के लंबवत उसमें एंट्री करता है, उसमें प्रवेश करता है, ये तब होता है। अगर उनके बीच में कोई कोण होता है तो इसे लिख देते हैं NBA कॉस थीटा। अधिकतम फ्लक्स के लिए कॉस थीटा का मान 1 होता है, थीटा का मान 0 होता है। ठीक, ये बात हम अच्छे से जानते हैं। तो कुंडली में पास पास कितने फेरे हैं, ठीक, ये फाई 1 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, फाई 1 का मान निकाल रहे हैं, क्योंकि प्रारंभिक फ्लक्स ये रहा फाई 1, हम उसको निकाल रहे हैं। ठीक, कुंडली में पास पास फेरे हैं 25, तो ये 25 हो गया। देखिए बी पता नहीं, कुंडली का क्षेत्रफल बताया गया था 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 वर्ग सेंटीमीटर, तो 2 इसको बच्चों बदल देते हैं क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में, ये वर्ग मीटर बन गया। ये बन गया पहला फ्लक्स, 50 गुना 10 की घात -4 और गुना d, ये फ्लक्स है।
ठीक, इस फ्लक्स का मान यहाँ लगा देते हैं, बस हो गया काम। ठीक, तो कंसेप्ट ये है, विधि ये है। ठीक है, फ्लक्स का मान निकाल लिया। इस फ्लक्स का मान पहले निकाल लेते, कोई बड़ी बात नहीं है, पहले निकाल लेते हैं, मतलब सबसे पहले फ्लक्स का ही मान निकाल लो, क्या दिक्कत आ गई। चलिए, कुल मिला के अब मुझे इस आवेश का मान रखना है। देखिए मेरे पास फाइनल क्या हुआ, Q φ1/r से, ऐसे देखो मैं कर देता हूँ इसके अनुसार। तो Q कितना है मेरे पास, आवेश है 7.5 गुना 10⁻³ ये मेरे पास आवेश का मान है। फ्लक्स जो आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है 50 गुना 10⁻⁻4 गुना B। प्रतिरोध जो है मेरे पास वो है 0.5। अगर देखा जाए तो बस यही मेरा हल है और यही मेरा उत्तर है। मुझे B का मान निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मुझे चाहिए, तो B का मान यहाँ से कितना आएगा। ठीक, अब B का मान यहाँ से कितना आएगा फाइनल कर लो। मान लो ये 5 है, इस 5 से यहाँ 500 बना लूँ, इसका दशमलव काट लूँ, तो ये नंबर 100 बन जाएगा। देखो बन गया 100 बन जाएगा, तो ये 10⁻⁻2 बन जाएगा, 0.75 टेस्ला सीधा हो रहा है बिल्कुल। 0.75 टेस्ला उत्तर। बात फिट, बिल्कुल सही सॉल्यूशन लिखा है, एकदम एग्जैक्ट, कोई खास, हर चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन, ठीक, सीधा अपना अपने नोटबुक में उतारें, इसको ठीक करें, रफ कॉपी में चेक करें, है ना। नोट बनाते रहें, अपना नोट बनाते चलें, कोर्स के साथ साथ अपना नोट बनाते चलें। परीक्षा में कि टाइम पे नोट्स बड़े काम आते हैं, हमारे बनाए हुए नोट्स बड़े काम आते हैं। अगर हम दूसरों के लिखे हुए नोट्स पढ़ते हैं तो हमें बहुत परेशान करते हैं, लेकिन अगर हम पढ़ते समय अपना नोट्स बनाएं बड़े काम आते हैं, बहुत अच्छा रहता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अब अगला प्रश्न करेंगे। देखो अगला प्रश्न भी बढ़िया है, बड़ा इंटरेस्टेड है, अच्छा लगेगा आपको अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न क्या है, मैं आपको चित्र से समझाऊंगा, क्योंकि चित्र जरूरी है। चलिए अगले प्रश्न का मैं चित्र बना के दिखाता हूँ आपको। मामला क्या है मैं चित्र से समझाता हूँ आपको। दो चुंबकों के बीच में एक छड़ को चलाया गया है और छड़ के चलने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। वह छड़ की लंबाई भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। तो यहाँ पर एक बिल्कुल सरल सी बात हम कर सकते हैं। देखिए हम इस चीज़ को कैसे बनाते हैं, मान लीजिए चित्र बनाने का भी तरीका बताऊंगा। बढ़िया चित्र बनाओगे तुम लोग एग्जाम में, परीक्षा में चित्र बनेगा तो बढ़िया वाला बना देना। ठीक, ये चलने की दिशा है, इसे x मान लेते हैं, और ये y ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मान लेते हैं, और ये जो z अक्ष है ना, ये देखो z अक्ष है, मान लीजिए इसको कोई छड़ चल रही है वो दिशा मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक छड़ रख देते हैं, यहाँ पे एक छड़ रख देते हैं। देखो ऐसे, ये देखो छड़ बना रहा हूँ, धातु की चालक छड़, ये बन गई धातु की चालक छड़। ठीक है, चालक छड़ है तो इसको धातु के रंग जैसी बना देते हैं। ये बन गया देखो धातु का रंग।
इसमें जो गति की दिशा है, जो इसमें चाल है, वो आगे की तरफ दे देते हैं। इसमें जो चाल है आगे की तरफ दे देते हैं, इसको मान लेते हैं ये है v, x अक्ष की तरफ, ठीक। और इस छड़ को दो पटरियों से जोड़ देते हैं, यानी इस छड़ को पटरियों पे रख के चलाते हैं। देखो ये दो पटरियां हैं, ऐसे आगे की तरफ, ऐसे इधर भी ले लेते हैं, दो पटरियां हैं तो एक इधर और एक इधर ले लेते हैं। ये दो पटरियां हैं ऐसे। इन पटरियों को एक परिपथ से जोड़ देते हैं, एक कुंजी लगा के इन पटरियों को ऐसे जोड़ देते हैं। और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी या धारा को बताए जोड़ देते हैं, इस पटरी के परिपथ से जोड़ देते हैं इसको ऐसे, ठीक। अब ये जो है ये चालक पटरी है, ये चालक पटरी है, ये रही देखो, दोनों चालक पटरी है, ये चालक छड़ है और ये कुंजी है, इसे के कह देते हैं, ठीक। चुंबकीय क्षेत्र y अक्ष पर नीचे की तरफ लगाया गया है, यानी चुंबकीय क्षेत्र लगाने के लिए देखो इस एरिया में चुंबकीय क्षेत्र लगाने के लिए क्या किया है, हाँ चुंबकीय क्षेत्र लगाऊंगा मैं। चुंबकीय क्षेत्र लगाने के लिए क्या किया है कि चुंबकीय क्षेत्र को ऐसे यूँ प्लेटों के माध्यम से या किसी और तरीके से जैसे चाहे यूँ लगा दिया गया, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बना के दिखाया जा रहा है चित्र में। इसको बनाया गया उत्तरी ध्रुव और नीचे की तरफ बना दिया गया दक्षिणी ध्रुव, ऐसे, यानी इस तरीके से बना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बना दिया देखो दक्षिणी ध्रुव, ठीक। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है नीचे की तरफ आ जाएगा, ये देखिए ऐसे ये बन गया, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई, इसे कह देंगे ये बी है ऐसे, ठीक। तो ये चित्र कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पर इस छड़ के सिरों के नाम दिए गए हैं। छड़ का एक सिरा है P, ये जो सिरा है ये P है, और छड़ का दूसरा सिरा है Q। ये छड़ के सिरों के नाम दिए गए हैं, बाकी चीज़ें सामान्य हैं। और पटरियों के सिरों के नाम जो है वो बताए गए हैं A और B। चुंबकीय क्षेत्र को B बताया गया, पटरियों के सिरों के नाम A B बताए गए, एक ही बात है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। पटरियों के सिरों के नाम जो है A B बताए गए, तो पटरियों के सिरों के नाम मैं लिख देता हूँ, ये A, ये B हो गया। चुंबकीय क्षेत्र को यहाँ लिख देता हूँ मैं नीचे की तरफ, ये चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए B0 हो गया। चुंबकीय क्षेत्र को मैंने B0 कर दिया और पटरियों के सिरों के नाम A और B हो गए ऐसे, ठीक। अब देखिए पहले अगर हम देखें कि ये परिपथ खुला है, ये परिपथ खुला हुआ है, ये कुंजी बंद नहीं है, ये परिपथ खुला हुआ है। तो मान लीजिए परिपथ खुला हुआ है तो इस चालक में धारा नहीं बहेगी, इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और वह इस छड़ के सिरों के बीच में उत्पन्न हो जाएगा। यानी छड़ के सिरों के बीच में एक सिरे पर क्या आ जाएगा, धनात्मक आवेश आ जाएगा, एक सिरे पर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। तो पहले प्रश्न में ये पूछा गया है कि छड़ की चाल बताई गई है और प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान और ध्रुवणता। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बताइए, और ध्रुवणता से मतलब है कि छड़ का कौन सा सिरा धनात्मक होगा, कौन सा ऋणात्मक होगा, ये ध्रुवणता से मतलब है। अब हम जानते हैं कि बिल्कुल साधारण सा सूत्र हमारे पास है जो विद्युत वाहक बल की जानकारी देता है। तो छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल कैसे निकालते हैं, ये पहला भाग है इसका, ए का उत्तर हम लिखते हैं, ए का हल लिखते हैं। छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हम इसको कह रहे हैं ये। और मान अगर ले तो BLV होता है, चलती हुई छड़ है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चलती है तो ये BLV होता है, क्योंकि इसमें गति की दिशा, छड़ की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र तीनों लंबवत हैं, तो ये BLV होता है। ये सूत्र हमने पहले बनाया, इसका निगमन, इसका डेरिवेशन हम कर चुके हैं, ठीक।
अब ये मान कितना आएगा बस इसमें वैल्यू रख के हम निकाल लेते हैं। b का मान, l का मान, v का मान सब है हमारे पास। b का मान है 0.5 टेस्ला यानी 1/2। छड़ की लंबाई है 15 सेंटीमीटर यानी 15/100 लगेगी, मीटर में लगा लो। और चल रही है 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से, यानी इसे भी लगा दें 12/100 मीटर प्रति सेकंड में लग गया। और ये आता है बच्चों वोल्ट में, ये वोल्ट होता है। ठीक, चलो हल कर लेते हैं। देखो कितना बना रहे हो बताओ। ये हो गया 6, 15 से की 90, ये 90 हो गया, और 10 की पावर -4 हो गया इन 100 की वजह से, ये हो गया वोल्ट। बस इतना काफ़ी है। इसको 9 मिली वोल्ट भी लिख सकते हो तुम, 9 मिली वोल्ट। ठीक, चलो लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ 9 मिली वोल्ट। देखो आएगा कि नहीं आएगा पता करो। ठीक, दूसरा तरीका क्या होता है लिखने का, ऐसे भी लिख देते हैं 9 MV मिली वोल्ट। ठीक, बहरहाल उत्तर ये है। अब बात आती है कि छड़ की ध्रुवणता कैसे निर्धारित होगी। ठीक, यानी किस सिरे पर धनात्मक होगा, किस पर। एक महत्वपूर्ण सवाल है ये, यहाँ बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि भाई किस तरीके से हम निर्धारित करेंगे। तो हमारे पास क्या होता है कि एक बल का एक सूत्र होता है, चुंबक के क्षेत्र में बल लगाने का हमारे पास एक सूत्र होता है, एक धारा पे बल लगाने का भी सूत्र होता है हमारे पास। ठीक, तो मान लीजिए इसके अंदर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उस पर बल किस दिशा में लगेगा हम ये जानना चाहते हैं। तो हमारे पास ध्रुवणता के लिए, ध्रुवणता, ठीक, इसके लिए क्या करते हैं, F जो है Q V क्रॉस B का इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन पर आवेश, छड़ के अंदर कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो धारा बनाएगा, इधर उधर जाएगा, उस मुक्त इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि आवेश का चिन्ह नहीं लगाते, आवेश का चिन्ह नहीं लगाते, इलेक्ट्रॉन में गलती हो जाती है हमसे। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, माइनस में उसको E लिखेंगे ऐसे। V छड़ की जो गति है, छड़ की जो चाल है, अगर इसे मैं सदिश निरूपण में रखना चाहूँ तो तुम देख रहे हो कि ये x अक्ष की तरफ है, ये x अक्ष की तरफ है, क्योंकि मैंने रखा ही इसे इस तरीके से है कि XYZ बन जाए, और रखना ही हमें इस तरीके से पड़ेगा XYZ बन जाए, क्योंकि ये त्रिविमीय संरचनाओं पर आधारित प्रश्न होते हैं। त्रिविमीय संरचनाओं में XYZ मान के काम चलाना चाहिए। ठीक, और इसकी आदत बनानी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो V हो गया, देखो VI कैप, ये सदिश निरूपण हो गया, क्रॉस B नीचे की तरफ है B, इसमें B किधर है, नीचे की तरफ है, तो -J कैप लगा देंगे। तो B पे क्या लगा दिया मैंने, B0, दिशा लगा दी -J कैप। ऐसे दाएं हाथ की हथेली से भी देख लेते हैं इसको, वो अपनी अपनी टेक्निक है, बट ये जो तरीका है ये जेन्युइन है, इसमें गलती नहीं हो सकती, हाथ घुमाने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब EVB0, ये तीनों चीज़ें बाहर आ गई, माइनस माइनस प्लस हो गया, और I क्रॉस J हो गया, ये देखो ऐसे। तो ये हो गया EVB0, I क्रॉस J होता है K कैप, ऐसे F, ये बल हो गया इलेक्ट्रॉन के ऊपर, FE लिख देंगे इसको। इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये बल प्लस K की तरफ लगेगा, यानी इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा वो इधर को लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पॉजिटिव Z एक्सिस ये है और नेगेटिव Z एक्सिस इसमें अंदर की तरफ है। तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉन इस तरफ को चलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा ये होगी, ये इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन चलने की दिशा ये होगी, तो इलेक्ट्रॉन इधर से निकलेंगे P की तरफ से और इधर को पहुंचेंगे, तो क्या होगा कि ये शिरा ये धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे वहाँ धनात्मक हो जाएगा, और ये शिरा ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक, तो ध्रुवणता क्या कह रही है, ध्रुवणता क्या कह रही है, शिरा P धनात्मक और शिरा Q ऋणात्मक। हो गया।
ऋणात्मक यार मैंने कैसे लिख दिया ऋणात्मक, ऋणात्मक कैसे तो लिखते हैं। हम्म 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 हम्म, हम्म। ये होता है ऋणात्मक। उल्टा लिख दिया, शब्द उल्टा बना दिया, तो भूल गए यार। री री जो है भूल जाते हैं। अब कैसे लिखा था दोबारा बताओ। ये ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, ये कर देते हैं ऐसे, है ना, ऋणात्मक। अब इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें क्या पूछा, और यह आपने देख भी लिया, समझ भी लिया कि भाई कैसे सिरे का चयन होगा। अगर हम देखते हैं प्रेरित विद्युत भाग बल की दिशा की वजह से देख रहे हैं, तो कैसे हम चयन करेंगे, कौन सा बल लगाएंगे। ये एक विधि है सरल, ये तरीका जो है सरल है। इसको नज़रअंदाज ना करें, इसे छोड़े ना। कहीं ऐसा हुआ है सर ये तो मुश्किल लग रहा है सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बात सीधी है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब ए का ये उत्तर हो चुका, अब बी पे चलेंगे, ठीक है, बी पे चलेंगे। अब बी में क्या पूछ रहा है ये देखेंगे। चलिए अब बी का हल करते हैं। बी में क्या पूछ रहा है देखते हैं। जब कुंजी के खुली हो तो छड़ एक समान वेग से गति में हो, तब इलेक्ट्रॉनों पर कोई परिणामी बल कार्य नहीं करता। यद्यपि उन पर छड़ की गति के कारण चुंबकीय बल कार्य करता है, कारण स्पष्ट कीजिए। ठीक, और उन्होंने देखा कि अभी अभी इलेक्ट्रॉनों पर एक बल कार्य करता है। हमने उस बल को निकाला है कि इलेक्ट्रॉनों पर जो बल है वो हमने निकाल दिया, वो बता दिया EV0। और यह बल आया था धनात्मक z अक्ष की दिशा में, इलेक्ट्रॉन इस तरफ को चल रहे हैं। परिपथ खुला हुआ है, धारा नहीं बह रही है, सिर्फ इस छड़ में ही इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। तो कह रहा परिणामी बल कार्य नहीं करता। उसकी वजह है, देखिए ये सिरा कैसा है, धनात्मक, ये सिरा कैसा है, ऋणात्मक। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा, यहाँ जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो प्रेरित विद्युत क्षेत्र, ऐसा कह सकते हैं। प्रेरित विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल है, तो लिखते हैं विद्युत बल, इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल। ये कितना हो गया, F, इसे लिख देते हैं देखो वैद्युत या विद्युत, है ना। और यहाँ पर देखो, यहाँ एक चीज़ लिखते हैं, इसको ना ऐसे नहीं लिखते, इसको लिखते हैं चुंबकीय बल। अच्छा लगेगा, देखो यहाँ चुंबकीय लिखते हैं, यहाँ वैद्युत बल लिखते हैं। कितना होता है बताओ, ये होता है QE ऐसे। तो ये कितना हो जाएगा, -EE, ये हो जाएगा। देखो इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल कितना हो जाएगा, वैद्युत बल ऐसे, है ना, वैद्युत बल ये हो गया। तो चूंकि परिणामी बल कितना हो गया, F, ये हो जाएगा F चुंबकीय और F वैद्युत। ये दोनों देखो बल आ गए, इन्हें जोड़ेंगे आप। देखो चुंबकीय बल ये रहा EV0 के, ये हम निकाल चुके हैं, प्लस ये कितना होगा -EE, ये आ गया विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक, अब इसके बाद ये बल किस तरफ है, ये विद्युत क्षेत्र किस तरफ है। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो रही है, देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा हो रही है धनात्मक से ऋणात्मक। तो यही है विद्युत क्षेत्र की दिशा छड़ के अंदर। तो विद्युत क्षेत्र हो रहा है की तरफ, यानी धनात्मक z अक्ष की तरफ। तो यहाँ से क्या करते हैं, देखो थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं, समझना है चीज़ों को। विद्युत क्षेत्र को परिमाण E बनाते हुए ऐसे, और k कैप की तरफ लगा देते हैं ऐसे। अब इसके बाद EV0 -EE
और ये आ गया K, ये आ गया ऐसे। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, EV0 माइनस E। अब यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन तुम्हें और करना है बच्चों। ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण विद्युत क्षेत्र है, इसको इस सूत्र से देखो, क्या तुम क्या जानते हो, विभवांतर क्या होता है, माइनस EDR ऐसा होता है। तो इसमें लगा दूं अगर मैं इसे, तो कितना हो जाएगा विभवांतर, विभवांतर था BLV, ये था प्रेरित विद्युत वाहक बल का विभवांतर, और इसमें विद्युत क्षेत्र E है और इसकी लंबाई L है। तो देखो BV ये हो गया E, बस L यहाँ से कट जाएगा। अब B को हम लोग क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं B0, चुंबकीय क्षेत्र को क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं। तो कुल मिला के अगर हम इस E और BV0 को ले लें तो देखो हमारे पास क्या चीज़ हो रही है, B0V माइनस E बराबर 0। ठीक, तो अब यहाँ E को एक बार और लिखते हुए क्या कर देंगे, E को कॉमन ले लेंगे, VB0 माइनस E K कैप, और उत्तर में क्या आ जाएगा बच्चों, 0। उत्तर में आ जाएगा F, परिणामी बल क्या हो गया, 0 हो गया। देखो ऐसे। ठीक, इस बात को थोड़ा सा रुक के समझना होगा, इस बात को रुक के समझना होगा। देखो मेरी बात को सुनो, चुंबकीय बल जो है इलेक्ट्रॉन पर है, और वो QV क्रॉस B के सूत्र द्वारा हम निकाल चुके हैं, वो इतना है। और हमने पता लगा लिया कि वह बल P से Q की तरफ इलेक्ट्रॉन को चला रहा है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन P की तरफ से चलते हुए Q की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर ऋणात्मक आवेश आ गया है। इसके बाद यह बल चूंकि चुंबकीय बल है, अब इसके बाद ये सिरा कैसा हुआ, फिर से पकड़ेंगे, ये धनात्मक हुआ और ये सिरा ऋणात्मक हुआ, जिसके कारण धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ छड़ के अंदर होते हुए, छड़ के पूरे अंदर में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। यह विद्युत क्षेत्र प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण उत्पन्न हुआ, क्योंकि क्या हुआ, P और Q के बीच में विभवांतर उत्पन्न हो गया, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक, वह विभवांतर कैसा होगा, वह विभवांतर देखो कैसा होगा, वो इसके अनुसार होगा। विभवांतर क्या होता है, EDR। तो विभवांतर कितना है, BLV के बराबर है, विद्युत क्षेत्र का मान E मान लिया, और कितनी लंबाई में वह विभवांतर है, जो छड़ की लंबाई है L के बराबर। तो कुल मिलाकर विभवांतर को EL लिख दिया, L को काट दिया, तो B0V E के बराबर आ गया। अब ये बात पक्की हो गई। परिणामी बल में दोनों बल होते हैं बच्चों, चुंबकीय बल भी होता है और वैद्युत बल भी होता है। चुंबकीय बल ये रहा, वैद्युत बल को हमने देखा वो किस तरफ है, क्योंकि देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो है, विद्युत क्षेत्र इस तरफ है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता है, ऋणात्मक। तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल, यानी ऋणात्मक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है। वही सूत्र बता रहा है, देखो ये होता है QE, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी का सूत्र है, जाना माना। Q का मान इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये वैद्युत बल है। इन दोनों बलों को जोड़ा मैंने, ये K कैप, ये माइनस K कैप। ठीक, क्योंकि ये छड़ जो है Z अक्ष पे पड़ी है। ठीक, अब देखा गया कि भाई माइनस K कैप की तरफ है, उस तरफ को बल है विद्युत बल, और इस तरफ को बल है चुंबकीय बल। ओके, अब इन दोनों को मैंने देखा, और यहाँ K कैप को मैंने कॉमन लिया, फिर मैंने यहाँ से E कॉमन लिया, तो मेरे पास ये चीज़ बन के आ गई, VB0 माइनस E। चुंबकीय क्षेत्र, कण की, छड़ की चाल और विद्युत क्षेत्र, ये बन के आ गया। जबकि मैंने इस चीज़ को देख लिया कि भाई ये चीज़ बराबर है, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ है प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण ही उत्पन्न हुआ है। ठीक, तो ये चीज़ बराबर है कितनी, ये देखा यहाँ से, ये संबंध बना लिया मैंने, शून्य के बराबर है, तो यहाँ शून्य रख दिया मैंने, तो परिणामी बल कैसा हो गया, शून्य हो गया। ठीक, यानी इस छड़ में जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं उन पर परिणामी बल शून्य है। ठीक, चुंबकीय बल विद्युत बल दोनों बराबर हैं और विपरीत दिशा में हैं, और छड़ का ये सिरा कैसा है, P पॉजिटिव धनात्मक, और ये कैसा, ऋणात्मक। तो ये था B का उत्तर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस प्रश्न में आगे क्या पूछा गया है।
अब आता है ये जो हमने हल किया, ये सी पार्ट था गलती से बी को भी पढ़ लेते हैं, जो अभी हल किया वो सी पार्ट था बच्चों, बी को दोबारा पढ़ लेते हैं। देखो क्या कह रहा है बी में, क्या कुंजी के खुली होने पर छड़ के सिरों पर आवेश का आधिक्य हो जाएगा? क्या होगा यदि कुंजी बंद कर दी जाए? आवेश का आधिक्य हो जाएगा। आवेश का आधिक्य नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा कि एक विद्युत क्षेत्र बनेगा, बस जितना विद्युत क्षेत्र बन सकता है उतना बनेगा। इलेक्ट्रॉन पर परिणामी बल शून्य हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन आना जाना बंद कर देंगे। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है कोई, यहाँ इस पर परिणामी बल शून्य हो गया, एक विद्युत वाहक बल बन गया, तो इलेक्ट्रॉन आना जाना जो है बंद कर देंगे। हाँ, अगर हम कह रहे हैं कि आवेश इकट्ठा हो जाएगा तो आवेश इकट्ठा हो जाएगा। आधिक्य को कह मतलब आधिक्य होता रहेगा, आवेश बढ़ता रहेगा ऐसी बात नहीं है। आधिक्य जो है हो जाएगा लेकिन बढ़ता रहेगा ये नहीं कन्फर्म कर सकते हम। 6.14 के बंद हो सतत प्रवाह कारण आवेश, धारा के सतत प्रवाह कारण आवेश का आधिक्य होता है। हाँ, जब के बंद हो धारा के सतत प्रवाह के कारण आवेश का आधिक्य होता है। धारा के सतत प्रवाह के कारण, हाँ ये बात तो सही है, आधिक्य हो जाएगा, आवेश बढ़ जाएगा। लेकिन कितना आवेश बढ़ जाएगा? सवाल ये पूछा गया भाई कितना आवेश बढ़ जाएगा, इस पर कितना आवेश होगा? तो यहाँ केवल वही आवेश होगा जो विद्युत क्षेत्र कितना बनना है। देखें यहाँ पे विद्युत क्षेत्र होता है, हमने बनाया अभी E = VB, बस ये विद्युत क्षेत्र छड़ के अंदर बना रहे, बस इतना ही आवेश होगा, इतना ही आधिक्य हो पाएगा। ठीक, खैर ये कोई सवाल ऐसा था नहीं खास बी में, सी में ज़्यादा मामला था। इसके बाद डी में चलते हैं। अब चलते हैं डी में। कुंजी बंद होने की स्थिति में छड़ पर लगने वाले अवमंदन बल का मान क्या होगा? कुंजी बंद होने की स्थिति में चलिए अब देखते हैं इसका डी वाला पार्ट। डी वाले भाग में क्या कह रहा है जरा देखें एक बार, क्या कहता है डी वाले भाग में। कुंजी बंद होने पर छड़ पर लगने वाले अवमंदन बल का मान क्या होगा? ठीक, और इस बल की दिशा भी हम लोग बता सकते हैं। बल की दिशा होती है गति की विपरीत दिशा। प्रेरण में बल की दिशा गति की विपरीत दिशा होती है। धारा हमने पता लगा लिया, देखिए धारा बह रही है Q से P की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र है नीचे की तरफ, तो बल की दिशा होगी पीछे की तरफ। देखो ऐसे अंगूठे पे बल है, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर है, तो धारा तुम्हारी तरफ है। अगर इस हाथ को घुमा दूं, ठीक ऐसे, बल चुंबकीय क्षेत्र हो गया पहली उंगली पे नीचे की तरफ, धारा हो गई बोर्ड की तरफ, उंगली देखो ये उंगली जो घूम गई इधर को, ठीक, तो बल हो गया पीछे की तरफ। यानी बल की दिशा छड़ की गति की विपरीत दिशा है। ठीक, अब होगा कितना बल? बल कितना होता है बताओ? बल होता है छड़ पर अवमंदन बल, तो तुम जानते हो कितना है। ठीक, कितना हो जाएगा बताओ? ये होता है ILB। क्यों? क्योंकि धारा और B, धारा की दिशा जो है L की दिशा होती है। सदिश निरूपण में इस बल को लिखते हो ना, तो ऐसे लिखते हो IL क्रॉस B। तो यहाँ पे देख रहे हो तुम कि चुंबकीय क्षेत्र और चालक की लंबाई वो एक दूसरे के लंबवत हैं, तो ये कोण हो गया 90 अंश। तो 90 होने पे क्या होता है? 90 हो जाएगा, तो साइन 90। L क्रॉस B क्या होता है? AB साइन थीटा, तो साइन 90 हो जाएगा ये। ठीक, यानी सूत्र को ऐसे भी लिखा जा सकता है ILB साइन 90, ये होगा। देखो खैर ये आप जानते हैं, इसको मैं हटाऊंगा यहाँ से। ठीक है, ये पक्का हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। धारा की दिशा क्या है? धारा की दिशा है प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान प्रतिरोध LB। ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान है ये निकला हुआ है BLV से, BLV/LB/R। तो ये है B² L² V/R, ये बल का मान है। ठीक, इसमें मान रख दो तो ये मान आपको मिल जाएगा। B कितना है? देखो मैं B का मान रख रहा हूँ। B है
0.5 टेस्ला आधा, तो 1/2 लिख दिया मैंने उसे, ये लो। लंबाई है 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर को मीटर बना दिया, ये लो। चल रहा है 12 सेंटीमीटर पर सेकंड से, इसको भी मीटर पर सेकंड बना दिया, ये लो। प्रतिरोध है 9 मिली ओम, तो 9 गुना 10 की घात -3 बना दिया, बल का मान आ गया। बल का मान कितना आएगा? बल का मान आएगा 7.5 गुना 10 की घात -2 न्यूटन, ये बल का मान आएगा। ठीक, वैल्यू डाल के चेक कर लो। ठीक, इसकी वैल्यू डाल के इसमें चेक कर लो। अब आई शक्ति। अगला प्रश्न पूछा है शक्ति अक्षय, यानी कितनी शक्ति जो है प्रतिरोध में खराब हो रही है, वो ये होती है पावर। इसे कहते हैं बल गुणा वेग। बल गुणा वेग अदिश निरूपण है ये, बल और वेग का ये अदिश गुणनफल है शक्ति में, ऐसे ये भी लिख देते हैं। दूसरा तरीका होता है I²R। ठीक, तो I तो ये है, देखो ये रही I का मान। ठीक, I का मान यहाँ कितना आता है? देखो अगर इसमें मान रख दोगे I का मान आएगा 1 एम्पियर बस, तो I का मान हो गया 1, R हो गया 9 मिली ओम -3, ये वाट में पावर आ गई। हो गया डन। यानी BLV IR वगैरह जो है निकाल के सारे मान रख दो, तो फटाफट आपको उत्तर मिल जाएंगे, फटाफट। शक्ति हो गई। अब इसके बाद डी में क्या पूछ रहा है? अधिक गतिमान क्षण में उत्पन्न विद्युत भाग बल का मान क्या होगा यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पटरियों के लंबवत होने के बजाय उनके समांतर हो? तो समांतर हो तो चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा नहीं। ये जो पटरियां हैं, इन पटरियों के समांतर अगर चुंबकीय क्षेत्र को बना दूं मैं ऐसे, देखो थोड़ा सा इशारा करूंगा मैं, ऐसे बना दूं तो चुंबकीय क्षेत्र को ये छड़ काटेगी नहीं। ठीक, यानी इस छड़ में से होकर इस छड़ के अंदर जो छोटा सा आयतन है, छड़ के अंदर जो छोटा सा आयतन है ना, उसमें कोई छोटा क्षेत्रफल भी है। देखो ऐसे कह रहा है, ये छड़ के अंदर जो कोई क्षेत्रफल बनता है, छड़ की काट का क्षेत्रफल, उस क्षेत्रफल में से ये चुंबकीय क्षेत्र गुजरेगा नहीं। इसका मतलब छड़ इस चुंबकीय क्षेत्र को काटेगी नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करेगी, जिसके कारण फ्लक्स परिवर्तन नहीं होगा, तो विद्युत वाहक बल का मान 0 होगा। यानी जी का जो उत्तर है वो क्या है? वो है 0। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 0 होगा। यानी जो गति की दिशा है छड़ की, उसी में चुंबकीय क्षेत्र हो गया, तो काटेगी नहीं। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र कटेगा कब? जब छड़ की गति की दिशा के वह लंबवत हो, या तो ऊपर से नीचे की तरफ हो या नीचे से ऊपर की तरफ हो। सीधी सी बात है, सरल बात है, ये हम जानते हैं, ये हम समझ चुके हैं। पहले भी हमने इस पर बहुत सारे सवाल कर रखे हैं, कोई सी बात नहीं है। ठीक है, चलिए, बड़ा ही अच्छा और प्रयोगात्मक दृष्टि से ये अच्छा सवाल था, ये मानना पड़ेगा, अच्छा सवाल था। चलिए अब लेते हैं अगला प्रश्न। अब लेते हैं 15, प्रश्न नंबर 15 को ले लेते हैं। ठीक है, छः 15 ये आ गया। देखो, वायु के करोड़ वाली एक प्रणालिका में जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर कह सकते हो, कुल फेरे 500 हैं, 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। धारा को 10 की घात -3 सेकंड में 0 कर दिया गया। ठीक, तो कुल मिला के परिपथ के स्विच खुले सिरों के बीच औसत विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? प्रणालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन की उपेक्षा कर सकते हैं। ठीक, वो तो खैर होती है, कोई बड़ी बात नहीं है।
प्रणालिका की लंबाई देखिए, अगर प्रणालिका को मेंशन करें, प्रणालिका का थोड़ा सा चित्र दिखाएं बना के, क्योंकि चित्र बनाने से ना हमको अनुमान हो जाता है कहाँ क्या चीज़ है। प्रणालिका में फेरे जो हैं वो n से दिखाए जाते हैं। ठीक, कितने फेरे हैं, बड़े प्यार से चलेंगे, आराम से करेंगे, क्योंकि ये सवाल बड़े हैं। फटाफटा ये सवाल करके आंसर करके ये नहीं करना है भाई, नहीं करना, ये सब मत करना। कर रहे हैं लोग, जब परीक्षाओं में परिणाम आते हैं तब पता लगता है कि हम क्या कर रहे थे। इसलिए क्या करना है कि फिजिक्स हो या भौतिक हो, गणित हो, मैथमेटिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, ये ऐसे विषय नहीं है जिनको जल्दी से पढ़ा जा सके, इनको आराम से ही पढ़ना होता है। जितना आराम से करेंगे, समझ के करेंगे, आपका सवाल उतना ही जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आपने अच्छे से समझा है तो परीक्षा में उत्तर जल्दी निकलेगा आपका। और अगर जितना जल्दी में करेंगे सवाल तो उतना ही देर में हल कर पाएंगे उसको। क्यों? क्योंकि समझा नहीं है ठीक से। इसलिए क्या है, समझना आराम से रखें और जब हल करें तो फिर जल्दी में कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें प्रणालिका में जो धारा है, अभी प्रारंभिक धारा I1 है, ये है 2.5 एम्पियर, ये पहली धारा है। अंतिम धारा इसमें 0 है, ये बात आ गई पक्की। ठीक, प्रणालिका का क्षेत्रफल देखिए, प्रणालिका में ये क्षेत्रफल होता है जिस पे वो लिपटी होती है। प्रणालिका 1 करोड़ पे लिपटी होती है ना, लगभग माने तो ऐसे। तो ये जो क्षेत्रफल होता है ये होता है, इसे कह रहे हैं ए, प्रणालिका का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का या अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कह सकते हैं। ये है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर को वर्ग मीटर में कर दें, 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर। प्रणालिका की जो लंबाई है उसको छोटे l से बता देते हैं, वो है 0.3 मीटर। 30 सेंटीमीटर बताई गई। ये प्रणालिका के अंदर की जानकारी है। और समय जिसमें फ्लक्स परिवर्तन यानी धारा 0 हुई वह है 10⁻³ सेकंड। 10⁻³ सेकंड का वह समय है। ठीक, तो बिल्कुल सीधा सवाल है, एकदम एक झटके में हो गया। लो बस इतनी बात लिखने की बात थी, हो गया काम। प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रणालिका में प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसे ईएमएफ कहते हैं। ये होता है फ्लक्स परिवर्तन बटे समय, यहाँ माइनस लगा देते हैं। प्रणालिका में जो फ्लक्स होता है वो कितना होता है, वो होता है NBA, पहला चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा, और उसके बाद NBA, ये पहले वाला, ये फ्लक्स परिवर्तन है, ये माइनस है, और ये समय है। बस NBA होता है वृत्ताकार कुंडली हो या प्रणालिका हो, ये फ्लक्स होते हैं। NA ये है बाद का चुंबकीय क्षेत्र जब धारा 0 हुई, और ये है पहला चुंबकीय क्षेत्र जब धारा थी। ये फ्लक्स परिवर्तन हो गया। और कितने समय में यह परिवर्तन हुआ, ये ΔT समय हो गया। कोई खास ऐसी बात नहीं सवाल में, सवाल बिल्कुल सीधा है। अब इसके बाद हल कर देते हैं। ठीक, माइनस ये फ्लक्स 0 हो गया क्योंकि धारा 0 हो गई। और हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र जो प्रणालिका में है वो धारा के कारण ही होता है, वो हो गई 0, तो ये हो गया माइनस NB। प्रणालिका में चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, μ0 NI होता है। ये भी हम जानते हैं। तो सर बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। देखो ये चुंबकीय क्षेत्र है μ0 NI, ये है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। ये छोटा n क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। ये हो गया देखो, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, बात खत्म हुई। n और μ0 एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, कुल फेरों की संख्या, कुल लंबाई, ये हो गया। देखो ये छोटा जो n है ये हो गया, कुल फेरों की संख्या, कुल लंबाई। और ये I हुआ, ये A हुआ, और ये ΔT हो गया ऐसे। चलिए μ0 n² IA बटे ΔT, ये हो गया प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक, अब इसका मान रख लो और इसका उत्तर निकाल लो। μ0 का मान क्या होता है, ये होता है 4π10⁻⁻7
फेरे 500 फेरे, तो 500 का स्क्वायर लगा दो, वर्ग कर दो। धारा का मान, जो पहली धारा है उसी का मान लग रहा है 2.5 एम्पियर, क्योंकि जो धारा है देखो यहाँ ये I1 है, यहाँ पे लगेगी I2, वो तो 0 है। ठीक, तो I1 लिख दो, मान लगा लो 2.5 एम्पियर, ये लग गई। क्षेत्रफल 25 गुना 10 की घात -4 है, और समय तुम्हें पता ही है 10 की घात -3 सेकंड है। हो गया, इसे गुणा कर लो, हल कर लो। 25 25 25 3 बार तो 25 ही हो रहा है इसमें, 3 बार 25 होने के 631 25 हो गया। 31 25 को 4 से कर दूँ, 31 25 को 12 से कर दो, 12 से 3.6 समथिंग उत्तर आ गया 6.5 वोल्ट। 6.5 वोल्ट उत्तर आ रहा है। हाँ, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है, क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल है 30 का, और मैंने लगा लिया कितने का, नहीं, लंबाई 30 सेंटीमीटर है। तो लंबाई इसमें कहाँ है, एक लंबाई का पद है, ये रहा। हाँ देखो ये ना, नहीं 0.3 ऐसे ये आ गया देखो, क्योंकि लंबाई का पद है ना नीचे, तो यहाँ एक L भी तो आएगा। देखो उत्तर ठीक जांच होगी, वैल्यू रख के एक बार ठीक है। तो ये अब देखो मिलाओ, 25 25 25, ये हो गया 31 25, 31 25, और ये हो गया 12, 31 25 12, 12 या 36, 36 3, उत्तर है 6.5 वोल्ट। उत्तर 6.5 वोल्ट मिलना चाहिए। देखो ये 3 हो गया, गया अब 3 4, ये 4 हो गया, और ये हो गया 25, 25 चौके 100 हो गया, 25 हो गया, सही है, बिल्कुल एकदम सही आ गया, 6.5 वोल्ट मैच कर गया। ठीक, तो यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान जो है 6.5 वोल्ट जांच करने पर ठीक पाया गया। रफ कॉपी में हल जरूर करेंगे इसको, क्योंकि यहाँ अगर हम उत्तर हल करने लगेंगे ना, बड़े बड़ी गणनाएं करेंगे तो बड़ा समय लगेगा हमें, उत्तर मिलाने पड़ते हैं, गुणा भाग करके जांच कर लो। ठीक है, गणितीय गणनाएं अपनी ठीक कर लें। ये था 15 नंबर। अब करेंगे 16 नंबर। बड़ा ही अच्छा सवाल है 16 नंबर, बड़ा प्यारा। ध्यान रहे, ये जो प्रश्न है, ठीक, ये बोर्ड एग्जाम के लिए 100% इम्पॉर्टेंट है। इस बात का ध्यान रखना कि ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए 100% इम्पॉर्टेंट है। ऐसे बहुत कम सवाल होते हैं जिन पर मैं ये लिखता हूँ कि बोर्ड एग्जाम के लिए 100% इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब है, इसको पक्का कर लें आप, ठीक, डन कर लें इसको। चलिए अब लेते हैं प्रश्न नंबर 16। ओके, ये सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से बड़ा महत्वपूर्ण है। नीट में, जेई मेन में, जेई एडवांस में, सब जगह बड़ा बढ़िया सवाल है। ठीक है, थोड़ा सा समाकलन इसमें काम करता है। जरा समाकलन के सूत्र कैसे हैं, जो मुख्य मुख्य सूत्र हैं वो देख लें, अवकलन के सूत्र कैसे हैं, दोनों का काम है इसमें, वो देख लें एक बार। ठीक, लेते हैं 6-16। ठीक, कह रहा है एक चालक में धारा है, एक चालक में धारा है, तो धारा पहले देते हैं भाई। एक धारा बह रही है, अनंत धारावाही चालक, देखो इसमें धारा बना रहा हूँ, ये अनंत धारावाही चालक के अंदर धारा बता रहा हूँ। इसमें जो धारा का मान इन्होंने बताया है वो है I।
इसके पास एक वर्गाकार चालक लूप रखा है। वर्गाकार चालक लूप को ऐसे रख दो, देखो ये वर्गाकार चालक लूप है, ये रहा देखो। इस चालक लूप की एक भुजा ए के बराबर है। पहले प्रश्न समझा रहा हूँ, उसके बाद हल भी कर ही देंगे। कहता है यहाँ से इसकी दूरी x मानी गई है ऐसे, ठीक। इसका अन्योन्य प्रेरण गुणांक आपको बताना है, ठीक। ये जो निकाय है, दो चालकों का निकाय, क्या बताना है आपको? इसका अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो हम जानते हैं कि धारावाही चालक के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र होता है और वह दूर जाने पर बदलता है। अब धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा तो इसमें पास होगा तो देखेंगे उसका मान बदलेगा। धारावाही चालक के पास चुंबकीय क्षेत्र यहाँ ज़्यादा होगा, वो घटता जाएगा। तो कुल मिला के हम इसमें अगर कोई फ्लक्स निकालते हैं, लूप में फ्लक्स, ठीक, तो हम उसमें चुंबकीय क्षेत्र नियत या अचर नहीं लगा सकते क्योंकि दूर जाने पर घटता है। तो क्या करते हैं ऐसे केस में? हम इसका थोड़ा सा हिस्सा मान लेते हैं, यहाँ पे देखिए ऐसे, इसकी छोटी सी पट्टी मान लेते हैं इसमें एक। इस छोटी सी पट्टी को क्या मान लेते हैं? इसका क्षेत्रफल बना लेंगे। इसकी मोटाई मान लेते हैं dr, ये छोटी सी पट्टी की मोटाई है, ठीक। और इसका छोटा क्षेत्रफल बना लेते हैं, उसे कहते हैं dA। dA से मतलब समाकलन का छोटा सा हिस्सा। कितना हो गया? अब देखो ये हो गया a, क्योंकि ये वर्ग की भुजा है, इसको तो a कह सकते हैं, इसमें तो कोई खर्चा करने वाली बात नहीं है ज़्यादा। और ये dr हो गया, ये हो गया a dr, ये समाकलन का छोटा सा हिस्सा हो गया, समाकलित भाग, एलिमेंट बोल देते हैं, एलिमेंट, इंटीग्रल एलिमेंट, समाकलन का एक टुकड़ा हो गया। अब ये यहाँ r लिया है तो r बढ़ते हुए लेते हैं, किसी बदलने वाली चीज़ में लेते हैं, जैसे x में कोई dx ले लेते हैं, y में कोई dy ले लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से मुझे r पे यहाँ चुंबकीय क्षेत्र देखना पड़ेगा, यहाँ पे जो इसमें छोटी सी पट्टी में हो। इस धारा में से चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों तरफ घूम ही रहा है, तो जाहिर सी बात है भाई, धारा मान लो ऊपर को जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा है इसके चारों तरफ, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र घुस जाएगा और घुसेगा भी लंबवत। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो तल है, देखो ये इसी तल में की धारा है। अगर मान लीजिए इसको मैं ऐसे ना करके ऐसे खड़ा कर दूं तो इसका चुंबकीय फ्लक्स इसमें पास नहीं होगा। इसका मतलब जो भी इसका तल है उसी तल में ये धारा है। इसका मतलब सीधा हो गया कि धारा का चुंबकीय क्षेत्र इसके लंबवत घुसेगा इसमें, तो अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स होगा इसके अंदर। और इसका जो क्षेत्रफल लगाते हैं हम लोग, क्या लगाते हैं? क्षेत्रफल लगाते हैं लूप के तल के लंबवत। तो इसका क्षेत्रफल भी अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, वो कोई मैटर नहीं करता, कोई खास बात नहीं है, लेकिन लंबवत होगा, ठीक। तो धारावाही लूप, जी नहीं, धारावाही चालक के कारण वर्गाकार लूप में कुल चुंबकीय फ्लक्स कैसे निकलेगा? देखिए, धारावाही चालक के कारण लूप में से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, ठीक। अब ये देख कुल कितना फ्लक्स होगा ये देखना पड़ेगा, ठीक। कितना करेंगे? हम करेंगे समाकलन। भाई देखो यहाँ से यहाँ तक जो है एक छोटा सा लिया मैंने dr, r की शुरुआत कहाँ से हो रही है? x से, और r कहाँ तक फैल रहा है? यहाँ तक, a प्लस x तक। अगर पूरा देखें तो ये पूरी की पूरी जो है दूरी कितनी है? x प्लस a है, देखो ये यहाँ तक है ये पूरी। और शुरुआत कहाँ से होती है? चुंबकीय फ्लक्स इसमें घुसता है वो यहाँ से होती है, यहाँ से आगे घुसता घुसता यहाँ तक जाता है, इसके अंदर जो है चुंबकीय क्षेत्र घुस जाता है, ठीक है। तो समाकलन कर लें और इसका धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका सूत्र लिख दें। कितना होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ये तो तुम्हें पता है, इसमें तो कुछ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ये एम्पियर के परिपतीय नियम से निकल जाती है, बात खत्म हुई। आगे बढ़ते हैं। अब कितना क्षेत्रफल है? थोड़ा सा a dr, ये हो गया क्षेत्रफल a dr।
अब देखो यहाँ समाकलन तैयार है, म्यू नॉट आई ए 2 पाई डी आर बटे आर, सीमा x से x प्लस ए, सीधा हल करके लिख देता हूँ। सीमा तो तुम लगा ही लोगे, तो तुम जानते हो कोई आज की बात नहीं है, तो बहुत पुराने ज़माने की बात है कि ये प्राकृतिक लोग है, x प्लस ए बटे x, ये हो गया फ्लक्स। अन्योन्य प्रेरण गुणांक m क्या होता है, ये भी बहुत पुराने ज़माने की बात है, फाई बटे आई होता है। लो ये भी निकल गया, आई हटा दिया यहाँ से, म्यू नॉट आई ए, आई नहीं रहा, आई हटाओ क्या करते हैं, 1 प्लस ए बटे एक्स करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। देखो सरल तो ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक फ्लक्स बटे एकांक, यानी एकांक धारा के कारण गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है उसे कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। इसका मात्रक भी तुम जानते हो, बताओ इसका मात्रक क्या होता है। इसके मात्रक होते हैं हेनरी। याद आ गया सर, याद आ गया सर, ये होता है। ठीक है, कुल मिला के मैं इस चीज़ को उधर लिख लेता हूँ, काम आएगी ये पहले सवाल का उत्तर है। ठीक, ए में यही पूछ रहा है, भाग ए में, तो भाग ए का उत्तर है ये, लिख दे यार, ये लो भाग ए का उत्तर है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया म्यू नॉट ए अपॉन पाई, इसमें कुछ 2 भी था कहीं, ए ये रहा 2, ठीक कर दिया सर, ठीक कर दिया, ये हो गया। और ये हो गया ln, और ब्रैकेट में हो गया 1 ए बटे एक्स। बस बाकी की जो कहानियाँ हैं, बाकी की जो प्यार भरी प्रेम कहानियाँ हैं, इनको हटा दो, क्योंकि स्टोरी का अंत हो चुका है, फिल्म का अंत हो रहा है, विलन मर रहा है, हीरो बच रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये m है, और ये m तुम देख रहे हो कि ये इस x पे निर्भर है। भाई इतना x होगा उस हिसाब से m होगा, और अगर x घटेगा बढ़ेगा तो m में परिवर्तन होगा, जिसके कारण फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। तो अब दूसरे सवाल में पूछा है प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो निकाल लेते हैं। कैसे होगा, कह रहे हैं जी इसको चला देते हैं, इसको इधर एक चाल से चला देते हैं। ये देखो ये V, उधर ले जाते हैं, इसको दूर ले जाते हैं। दूर ले जाते हैं तो क्या होगा, इसमें फ्लक्स परिवर्तन होगा। क्यों, क्योंकि भाई ये धारा है, इस धारा के कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र घटेगा अगर दूर ले जाएंगे तो क्या होगा, अंदर की तरफ जाने वाला चुंबकीय क्षेत्र घटेगा। उसी को बढ़ाने के लिए धारा प्रेरित होगी, तो धारा की दिशा ये हो जाएगी। ये कौन सी धारा है, ये धारा है प्रेरित धारा। पक्का कर लें, वामावर्त घूमेगी इसमें अगर इसे दूर ले जाऊंगा तो मैं। क्यों, क्योंकि इसका चुंबकीय क्षेत्र यूँ घूम के आएगा, बोर्ड में घुसेगा अंदर की तरफ, वह घटेगा तो फ्लक्स घटेगा। तो फ्लक्स को अंदर की तरफ बढ़ाने के लिए धारा प्रेरित करनी पड़ेगी। ठीक हो गई दिशा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान निकाल लेते हैं। ये तुम जानते हो, ये क्या होता है सर, ये होता है डी फाई बाई डी टी, और इसमें लगा देते हैं माइनस। अगर मान चाहिए तो माइनस ना भी लगाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। मान अगर निकालना है तो ना भी लगाओ। वैसे ये है फैराडे का विद्युत प्रेरण का ये नियम है, ईमानदारी से यही नियम है। माइनस यहाँ है, ओके डन। अब देखते हैं भाई फ्लक्स कितना है। फ्लक्स कितना था, फ्लक्स था एम आई, एम कितना है और सर यही तो है एम आई सर, और कहाँ ढूंढ रहे हो आप, यही तो है एम आई। चलो तो म्यू नॉट आई ए हो गया। फिर ये तो बात वही होगी, पुरानी यादें फिर आ गई, 1 प्लस ए बटा एक्स, यही है वो फ्लक्स। तो कुल मिला के यहाँ से हटा के यहाँ लिख देता हूँ, ये लो। अब थोड़ी सी
दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ इसे हटा लो, इसका तो काम हो गया, इसमें तो वैल्यू तुम लगा ही लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी वैल्यू लगा दूंगा मैं। प्रेरित विद्युत भाग बल के मान का उत्तर मिलाएंगे। हा 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 सर। चलो अवकलन करना पड़ेगा भाई, इसमें नई बात क्या है, ये तो कर चुके हैं। सर वो बायोलॉजी है ना सर मेरे पास, सर बायोलॉजी है मेरा, गणित थोड़ा घबरा मत, बायोलॉजी है तो क्या हुआ यार, छोटे मोटे अवकलन समाकलन एक दिन की बात है, बैठ के रगड़ दे, खत्म हो गई टेंशन। ठीक, चलो तो म्यू नॉट आई ए 2 पाई log x, log x क्या मान लें इसको, पूरे को अगर तुम x मान लो तो log x हो गया। log x का क्या होता है 1/x, तो पूरे को अपॉन में लिख दो लो, ये आ गया। अब यहाँ जो x नहीं है उसका दोबारा कर दो, इसका कितना हो गया 1 का 0, इसका -a/x स्क्वायर, ये हो गया 1/x का, तो -1/x स्क्वायर ही होता है। अब बचा x, क्योंकि अवकलन x के सापेक्ष नहीं हो रहा है, समय के हो रहा है, तो x का एक बार ओवर दो यार, कौन सी बड़ी बात है। ये लो dx/dt, ये लो ये लो। ठीक, अब dx/dt कहाँ से आएगा सर, बहुत खतरा है सर, ये रहा, ये v जो है ये dx/dt है। लो इसमें क्या लगता है यार, ये लो dx/dt किस चाल से जा रहा है, उधर को। ठीक, ये आ गया। सूत्र को फाइनली अंतिम रूप दे देते हैं, क्या आ गया, ये होगा प्रेरित विद्युत भाग बल का मान। देखो इसमें माइनस आया, हाँ माइनस आया, और यहाँ भी एक माइनस है, तो क्या हो गए, ये प्लस हो जाएंगे, तो कुल मिला के लिख देता हूँ म्यू नॉट आई ए 2 पाई। ये तो इतनी सी बात है। अब अगर यहाँ लिखूँ मैं तो क्या बनेगा जरा बताओ, यहाँ एक x है, यहाँ x स्क्वायर है, तो नीचे बनेगा x a + x। क्यों भाई, क्योंकि एलसीएम हो जाएगा, एक इससे कट जाएगा, x का काम तमाम। यहाँ एक a है, एक a यहाँ भी है, यहाँ बनेगा a²। ठीक, और ये v है, तुम जान रहे हो, ये रहा देखो, कुल मिला के ये आ गया तुम्हारा प्रेरित विद्युत भाग बल का मान। सर उत्तर मिलाएंगे सर, हिम्मत नहीं हारेंगे सर, हम उत्तर जरूर मिलाएंगे। चलो इसे हटा लो, उत्तर मिलाना है तो फिर क्या चिंता है, लो बन गया, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। उत्तर मिला के देखेंगे इसका कहाँ तक जाएगा हमसे बचकर, उत्तर मिलाएंगे इसका। चलो मिला देते हैं उत्तर। हाँ शुरू करो, उत्तर मिलाओ, मुझसे पहले मिला दो, खत्म। कितना उत्तर आ रहा है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 2 × 10⁻⁻7, पक्का डन। धारा, वह धारा जो बहती है लंबे तार में 50 एम्पियर होगी। लो ये लो भाई, ए 10⁻⁻1, इसका स्क्वायर है 10⁻⁻2 लगा दो यार, कौन सी बड़ी बात है। v 10 मीटर प्रति सेकंड है, 10 लगा दो भाई। लो ये लो, एलो x a + x, x कितना है, कह रहे जब x है 0.2 और x + a 0.3 हो जाएगा। यार क्यों टेंशन ले रहे हो, ये मान आएगा वोल्ट में। लो ठीक, मिलाओ उत्तर इसका, हिम्मत ना हारो। बताओ 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 बताओ। देखो ये जो दशमलव हैं, अगर इन्हें हटा दूं मैं तो यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ 10⁻³ हो जाएगा। लो, क्योंकि 100 जाएगा, ये 6 हो गया। अब देखो कुछ बात बनी, अगर मैं 6 ना करूं, यहाँ से 2 से काट लो इसे, तो यहाँ 3 हो जाएगा। लो गया 50/3, साफ साफ नज़र आता है सर, ये 50, ये 3, बाकी कुछ बचा ही नहीं यार। 10⁻³ बची हुई है, लिख देते हैं 10⁻³ कितनी बची हुई है, -7 -2 + 3, ये है 10⁻²। कितनी बनी, ये हो गया 17। बस ज़्यादा झंझट नहीं है, 17 या 51 है, लिख दो मोटा मोटा। और ये हो गया 10⁻⁻, हाँ यार इसमें कुछ गड़बड़ है, -6 हो रहा है। ये वोल्ट जो है ऐसे आ रहे हैं, तो कितना हो रहा है 1.7 × 10⁻⁻5 वोल्ट है।
अब देखो यहाँ गुणा भाग में कुछ गलती ना हो रही हो, नहीं तो नहीं तो नहीं तो 6-16 का उत्तर भाई मिलना चाहिए। बहुत ही टेक्निक से हल किया है हमने इसे, बहुत तरकीबें लगाई हैं हमने। 1.7 10 की घात 5 बिल्कुल ठीक, डन, ओके ओके ठीक। इसी तरह m का मान भी निकाल लोगे, m का मान भी है यहाँ पे, अगर आंकिक मान चाहते हो m का मान, अन्योन्य परिमाण गुणांक का मान भी सूत्र तो बना ही दिया था, वो भी निकाल सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, बात एकदम सीधी है। अब है इस चैप्टर का आखिरी सवाल, बड़ा ही बढ़िया, जेई नीट जेई एडवांस है ना, सब जो है तुम्हारे लिए एकदम बढ़िया सवाल आ रहा है। अब दिमाग को खोलने वाला सवाल आ रहा है। अभियांत्रिकी प्रयोजन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का अभियांत्रिकी प्रयोजन, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण में यांत्रिक ऊर्जाएं कैसे होती हैं उत्पन्न, ये बात है। ठीक, चलिए लेते हैं प्रश्न नंबर 16 के बाद 17। ठीक है, ओके। छः 17 कह रहा है कि एक m द्रव्यमान वाला r त्रिज्या वाले एक पहिए के किनारे पर एक रेखिक आवेश स्थापित किया गया। प्रति एकांक लंबाई में आवेश का मान लैम्बडा है। तो एक रिम है, मान लीजिए कोई रिम है, रिंग है, जो भी है, किसी द्रव्यमान वाले किनारे पर, रिम पर पहिया है, मान लीजिए कोई, पहले तो पहिया ही बना देते हैं। देखो ये मान लीजिए कोई पहिया है, ये लो भाई पहिया, ये बन गया पहिया, बढ़िया, बहुत बढ़िया पहिया, एकदम ऐसा लगता है जैसे अभी घूमेगा यार, ये हो गया पहिया। ठीक, इस पहिए में एक आवेश फैला रखा है। ये पहिया चालक है अचालक है, इससे कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। ठीक, अचालक होगा तो ज़्यादा फायदा है क्योंकि रिंग को घुमाना है यहाँ पे। हालांकि बताना चाहिए, क्योंकि अगर ये चालक होगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भग लेंगे, रिंग नहीं चलेगा, लेकिन अगर ये अचालक होगा तो चलेगा। तो नियम जो लागू होगा वो क्या होगा कि ये अचालक हो और इसमें आवेश फैला हुआ हो। तो कैसा रिंग है? अचालक है। ठीक, ये बात सही है, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि लिखना चाहिए भाई अचालक है, तभी रिंग आवेश पे लगने वाले बल के कारण ये रिंग घूमेगा, क्योंकि घुमाना है इसको। अब यहाँ इसके केंद्र में, ठीक, एक चुंबकीय क्षेत्र कुछ त्रिज्या में है, यानी अगर मान लीजिए मैं यहाँ एक छोटी सी त्रिज्या बना लूँ ऐसे, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है बच्चों। ये जो त्रिज्या है कह रहा जी इसमें है ये चुंबकीय क्षेत्र, और ये त्रिज्या है ए, ऐसे। बट टेक्निकल सवाल है, लेकिन बढ़िया है, अच्छा लगेगा। चुंबकीय क्षेत्र कह रहा है इसमें अंदर की तरफ घुस रहा है ऐसे, यानी कुल मिला के चुंबकीय फ्लक्स जो है इसमें अंदर की तरफ जा रहा है, सीधी बात ये है। और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बी है, ये भी सही है, चलो बता दिया। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र बी है, माइनस बी के अंदर की तरफ, यानी अंदर की तरफ कौन सा अक्ष मान रखा है? ऋणात्मक जेड अक्ष अंदर की तरफ है। यानी बी का सदिश देखना चाहते हैं तो बड़ा सरल है, लिखा है माइनस बी नॉट के, ये है बी का सदिश। ठीक, आवेश एकांक लंबाई में आवेश है लैम्बडा, तो कुल आवेश कितना है? क्या कह दूं? पहिए पर आवेश
अभी अभी देखो बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब सवाल पे फॉर्मूला लगेगा तो थोड़ा अजीब सा लगेगा। पहिए पर आवेश कितना हो जाएगा जरा बताओ। क्यू ये हो जाएगा लैम्डा 2πr। ये जो r है ये पहिए की त्रिज्या है, ये पहिए की त्रिज्या है, ये रहा। तो 2πr होगी इसकी परिधि की लंबाई, और उसमें भरा होगा ये आवेश, क्योंकि ये बता रखा है लैम्डा एकांक लंबाई में है, तो कुल हो गया आवेश। ठीक। और कुछ है भाई इसमें दिया हुआ? हाँ, पहिए का द्रव्यमान m है। क्या है? पहिए का द्रव्यमान। पहिया का द्रव्यमान लिख रखा है, देखो पहिया का द्रव्यमान। पहिए का लिख दूं? हाँ लो चलो पहिए का लिख देते हैं। पहिए का द्रव्यमान, इससे समझ में आ जाएगा यार यही पहिया है और यही इसका द्रव्यमान है, पहिए का द्रव्यमान। हेलो ठीक। सवाल क्या है? सवाल थोड़ा अजीब है और बड़ा बढ़िया सवाल है ये। ठीक। पहिए में 3 स्पोक हैं जिनमें द्रव्यमान नहीं है। पहिए में स्पोक हैं, स्पोक। स्पोक को तो समझ रहे हो तुम, साइकिल वाला स्पोक यार, साइकिल में नहीं होता स्पोक। ये पहिए में 3 स्पोक हैं, लो ठीक, जिनमें कोई द्रव्यमान नहीं। अचानक इस चुंबक के क्षेत्र को गायब कर दिया जाता है, जादू से इस चुंबक के क्षेत्र को गायब कर दिया। कह रहा है चुंबक के क्षेत्र गायब होने से, ठीक, पहिया घूमेगा। चुंबक के क्षेत्र के स्विच ऑफ होने से, बंद होने से पहिया घूमेगा, तो पहिए पे कोणीय चाल उत्पन्न होगी। पहिया जैसे घूमेगा उसमें चुंबक क्षेत्र घूमेगा, तो कितना कोणीय चाल कितनी होगी पहिए की जिससे पहिया घूमेगा, वो हमें बतानी है। ठीक। अब मान लीजिए हम देखें कि भाई कुछ समय में, हालांकि वह समय बहुत कम होगा, कुछ समय में इसके अंदर जा रहा चुंबकीय फ्लक्स शून्य हो जाएगा। ठीक। अभी कितना है? अभी देखो ये है ए त्रिज्या, ये चुंबकीय फ्लक्स है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा? ठीक। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल पहिए में प्रेरित विद्युत वाहक बल, क्योंकि पहिए में देखो आवेश है बच्चों, पहिए में आवेश है, ठीक, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होना चाहिए? सीधी सी बात ये है। इसे लिखते हैं आप लोग ई, ये कितना हो गया? ये हो गया फ्लक्स परिवर्तन, फ्लक्स परिवर्तन बटे समय। फ्लक्स परिवर्तन कितना हो गया? कितना चुंबक क्षेत्र है वो बी है, और कितने में है? पाई ए स्क्वायर में है, और समय थोड़ा सा ले लेता हूँ डेल्टा टी। ये फ्लक्स परिवर्तन बटे डेल्टा समय, क्योंकि बाद में फ्लक्स कितना है? 0। पहले कितना था? जो बी था और एरिया था। इस छोटे एरिया की क्या त्रिज्या है? ए, तो कितना क्षेत्रफल हो गया? पाई ए स्क्वायर। ये फ्लक्स परिवर्तन है और ये परिमाण है, ए लो। इसमें माइनस प्लस वाली कोई बात नहीं है, जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसे ही बता देंगे हम, ये परिमाण है, क्योंकि हमें कोणीय चाल तक पहुँचना है, हम पहुँच जाएंगे। अब ये फ्लक्स परिवर्तन है, इसके कारण ये विद्युत वाहक बल है। तो पहिए में, ठीक, विद्युत क्षेत्र, पहिए में कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा? तो लिख देते हैं पहिए में लंबाई के अनुदिश विद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र लिख देते हैं, ये लो, ठीक, कितना होगा? ये होगा ई, और ये होगा बी पाई ए स्क्वायर 2πr डेल्टा टी। क्यों? क्योंकि जो विद्युत वाहक बल है उसे अगर उस लंबाई से या उस दूरी से भाग कर दूं जहां पर वो अप्लाइड हुआ है, लगा हुआ है, तो क्या मिल जाएगा? विद्युत क्षेत्र मिल जाएगा। सूत्र तो है यार, V=EL होता है। लो, ये सूत्र है, ये चालकों पे काम करता है, जहाँ चालक है या आवेश भरा हो, इसमें आवेश भरा है, ठीक, चालक है, ऐसा अभी कोई प्रमाणित बात नहीं आई। अचालक होगा तो काम करेगा, चालक होगा तो फिर और बहुत सारी बातें हो सकती हैं, मैं उस बात पर नहीं जाता, लेकिन ये सूत्र काम कर देगा इसमें। ये विद्युत वाहक बल बन जाएगा इसकी लंबाई में, और इसमें ये बन जाएगा विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र के कारण, इस विद्युत क्षेत्र के कारण बल, आवेश पर बल, ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र ई के कारण, वैद्युत क्षेत्र है ना,
के कारण आवेश Q बराबर लैम्बडा 2 पाई r पर बल। अब देखो बल लग जाएगा इसमें, भाई कोई विद्युत क्षेत्र बना है, आवेश तो पहले से ही है, तो बल लगेगा। तो कितना बल हो जाएगा, ये बल हो जाएगा F, ये होता है QE, इसका मान बता देते हैं, लगा देते हैं B पाई a स्क्वायर। बड़ा ही बढ़िया सवाल है यार, लैम्बडा 2 पाई r, बड़ा मज़ेदार सवाल है, 2 पाई r डेल्टा t। ठीक, ये कट गया। ठीक, तो कुल मिला के कितना बल आ गया, बल आ गया B पाई a स्क्वायर लैम्बडा अपॉन डेल्टा t, बस ये बल आ गया। ठीक, अब ये बल जो है एक त्वरण उत्पन्न करेगा, वेग परिवर्तन करेगा। अगर मैं इस बल को सीधा F बराबर m में लिख दूं तो अभी मुझे उत्तर मिल जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर मिलेगा। मैं दोनों तरीकों से करके बताऊंगा तुम्हें। तुम ये बल आ गया, इस बल तक पहुंच जाओ, आगे मैं लिखूंगा यहाँ पे। ठीक, ये तो ठीक है, तो हो ही गया, लो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो B है इसका मान है B0, लगा लेंगे बाद में। ये बल आ गया। अब इस बल के रास्ते में आगे बढ़ता हूँ। देखो दो तरीकों से मैं बल के रास्ते बढ़ूंगा। अगर मैं इस बल को M में लगा दूं, F बराबर M में, ठीक, तो B पाई a स्क्वायर लैम्बडा अपॉन डेल्टा t, ये हो गया। देखो ये जो a है ये त्वरण है, यानी ये पहिया किसी दिशा में घूमेगा, चाहे इस तरफ घूमे चाहे इस तरफ घूमे, ये त्वरण है। त्वरण है यानी वेग परिवर्तन की दर है, एक वेग परिवर्तन होगा। तो इस क्या लगा दूं, m, इसे लिख दूं वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, तो ये हो गया b पाई a स्क्वायर लैम्बडा डेल्टा t। डेल्टा टी कट गया, तो वेग परिवर्तन कितना हो गया, ये हो गया b पाई a स्क्वायर लैम्बडा बटे m, ऐसे ये हो गया वेग परिवर्तन। पाई a स्क्वायर है ना, हाँ, b पाई a स्क्वायर लैम्बडा बटे m हो गया। बिल्कुल सीधी सी बात है, इसमें कुछ लगता नहीं है, ये वेग परिवर्तन है। ये रेखीय चाल में परिवर्तन है। ठीक, अगर मान लीजिए मैं रेखीय चाल में परिवर्तन देखता हूँ, यहाँ इसमें एक रेखीय चाल आ गई मान लीजिए ऐसे भी, ठीक, तो क्या होती है, ये ओमेगा आर होता है। तो यार तो ओमेगा कितना हो गया, V बाई आर हो गया। तो रेखीय चाल पहले कितनी थी सुन ले, बाद में कितनी हो गई, V हो गई मान लो, तो डेल्टा V हुआ उत्तर। तो फिर कोणीय चाल कितनी आई, भाई कोणीय चाल में जो परिवर्तन हुआ वही आई, कितना हो गया, ओमेगा मान लेंगे उसको, डेल्टा V डेल्टा ओमेगा आर। तो R से भाग करना है तो कितना उत्तर आ रहा है, देखो उत्तर आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा, यहीं लिख देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। ओमेगा जो आया, कोणीय चाल या कोणीय चाल में परिवर्तन, वो आ गया b पाई a स्क्वायर लैम्बडा अपॉन एम आर, ये आ गई कोणीय चाल, ऐसे। ठीक, ये हो गया उत्तर, यानी F बराबर m में से ये साधारणतः यहाँ पर ये उत्तर आ गया, ये आ गया उत्तर। ठीक, ये तो क्या F बराबर m में लगाना सही है, उत्तर तो ठीक है, यही उत्तर आएगा, कोई चिंता नहीं है, उत्तर ये बिल्कुल ठीक है। ठीक, तो क्या यहाँ पर F बराबर m में लगाना उचित है, गलत है। यहाँ F बराबर m में लगाना गलत है, गलत विधि है ये। क्यों, क्योंकि घूमने वाली चीज़ों पर आघूर्ण लगाया जाता है। हालांकि इस सूत्र में लग जाएगा, इसमें ये लग जाएगा F बराबर m में, आपको उत्तर दे देगा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपने वेग परिवर्तन निकाल लिया, ओमेगा बाई आर V बाई आर कर देंगे तो ये जो V आपने निकाल ही रखा है वेग परिवर्तन से, तो मिल जाएगा, कोई नई बात नहीं है। हमें क्या करना है, आघूर्ण के नियम से करना है। तो ये बल है, ये बल आ गया। ठीक, अब आघूर्ण से करते हैं, तो आघूर्ण से यहाँ करते हैं, देखो ले आते हैं, इस पे बल तो आ ही गया, आघूर्ण लगाते हैं। तो बल का आघूर्ण क्या होता है, वो होता है जड़त्व आघूर्ण, कोणीय संवेग, कोणीय त्वरण और एफ आर। ये बल है, ये आर त्रिज्या पे लगता है। मान लीजिए बल यहाँ से लगता है यूँ एफ, और ये आर रहता है लंबवत, तो ये हो गया बल का आघूर्ण, एफ आर हो गया। इस पर आई ये है जड़त्व आघूर्ण, ये होता है एम आर स्क्वायर रिम का, क्योंकि रिम में जो मास है ना बच्चों वो यहाँ फैला हुआ है यहाँ। ठीक, तो सीधा एम आर स्क्वायर हो गया। ये जो कोणीय त्वरण है ये होता है डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, कोणीय वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल,
ये कोणीय वेग होता है, कोणीय त्वरण होता है। एफ ये रहा, बी पाई बी पाई ए स्क्वायर लैम्बडा बटे डेल्टा टी, और ये आर से हो गया मल्टीप्लाई, क्योंकि ये बल ये रहा और ये आर से मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ से जो ओमेगा का मान आता है डेल्टा ओमेगा, वो कितना आता है? वो आता है बी पाई ए स्क्वायर लैम्बडा बटे एम आर, ये मान आता है कोणीय वेग परिवर्तन। तो कोणीय वेग परिवर्तन ही उत्तर है, क्योंकि पहले कितना कोणीय वेग है? 0 है, और बाद में झटका आया इस पे, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बंद हुआ एकदम इस पे झटका आया, ठीक, और ये घूम गया। अब सवाल ये है कि कोणीय चाल मिल गई, इससे मिल गया डेल्टा ओमेगा, ये ओमेगा है, यही आ जाएगा आपका। दिशा कैसे मालूम करेंगे? अब देखो, इसमें चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ अगर मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है, वह चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा एकदम से, तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ घटेगा। तो ये पहिया ऐसे घूमेगा कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ ही बने। क्यों? क्योंकि अंदर की तरफ वाला घटा, तो प्रेरण क्या करता है? घटते हुए को बढ़ाने की कोशिश करता है, यानी उसकी पूर्ति करने की कोशिश करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ घट गया तो अंदर की तरफ बनाओ, इसका मतलब इसमें धारा ऐसे घुमाओ, यूं, ठीक। अब धारा कैसे घूमेगी? धारा की दिशा क्या होती है? हम मानते हैं कि धारा की दिशा ही प्लस क्यू की दिशा होती है, ऐसे। तो ये पहिया यूँ घूमेगा। तो पहिया अगर यूँ घूमेगा, जैसे दिशा बना रखी मैंने, इसे ठीक कर दो, ये देखो, तो ये पहिया यूँ घूमेगा। अब पहिया अगर ऐसे घूमेगा तो कोणीय चाल की दिशा क्या होगी? वामावर्त घूमेगा तो कोणीय चाल की दिशा होती है हमारे अंगूठे की तरफ। अब वामावर्त घूम रहा है ऐसे, तो कोणीय चाल की दिशा माइनस के कैप पे होगी, माइनस के कैप अंदर की तरफ, यानी कोणीय चाल की दिशा भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी। चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना मान रहे थे अपन लोग? B0, ये रहा लो, ये हो गया उत्तर, ठीक। पता लग गया पहिया की तरफ घूमेगा। तो ये जो प्रश्न है थोड़ा सा, ये प्रश्न क्या बता रहा है हमें इसे समझना है कि चुंबकीय प्रेरण को यांत्रिक कार्यों से, यांत्रिक ऊर्जाओं से जोड़ना ही होगा। और नीट, जेई मेन, जेई एडवांस में आप मान के चलिए कि यही जो प्रश्न है, लास्ट के 2 प्रश्न हैं, एक 16 नंबर, एक 17 नंबर, ये मान के चलिए इसी पे सवाल बनना ही बनना है। यांत्रिक जो है और अन्य प्रेरण पे सवाल बनना ही बनना है। ये 2 बातें हैं बस, ज़्यादा कुछ नहीं। इस चैप्टर के अंदर ये 2 बातें इतनी ज़रूरी हैं जिस पे सवाल बनता ही बनता है, ठीक। खैर, इसको अच्छी तरह क्लियर कर लें। और क्या नियम लगाना है? बल का गुण जड़त्व गुण गुणा कोणीय त्वरण के सूत्र से करना है। F बराबर ma से नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ इसका उत्तर ठीक आया है जहां पर जड़त्व गुण mr² होगा। ऐसे सारे प्रश्नों का उत्तर F बराबर ma से ठीक आ जाएगा, लेकिन जहां पर जड़त्व गुण mr² नहीं होगा, कुछ भी होगा, तो सारे प्रश्नों का उत्तर F बराबर ma से गलत होगा। इसलिए F बराबर ma से ना निकालें, गलत तरीका है, इससे निकालें। घूमने वाली चीज़ों पर ये चीज़ काम करती है। ओके, चलिए, तो ये हो गया आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब इसके लिए हम नीट के वीडियो देखेंगे, अपने इसे पूरा पढ़ेंगे। नीट, जेई मेन और एम्स के जो वीडियो हमारे आएंगे, हम उसे देखेंगे अगली क्लास में। चलेंगे, ओके, बाय।